मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश TY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पार्तीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच 20 अगस्त मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार हत्या मामले में मृत डॉक्टर की मां ने बताया कि पहले हमें अस्पताल से फोन आया कि आपकी बेटी बीमार है, फिर फोन कट गया। उसके बाद जब मैंने फोन करके पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने मुझे अस्पताल आने को कहा। जब हमने दोबारा फोन किया तो फोन करने वाले ने खुद को असिस्टेंट सुपरवाइजर बताया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। वह गुरुवार को ड्यूटी पर गई थी। हमें शुक्रवार सुबह 10:53 पर यह फोन आया। जब हम वहां पहुंचे तो हमें उसे देखने नहीं दिया गया। हमें उसे 3 बजे देखने दिया गया। उसकी पैंट खुली हुई थी और उसके शरीर पर केवल एक कपड़ा था। उसका हाथ टूटा हुआ था। उसकी आंखों मुंह से खून निकल रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या की है। मैंने उनसे कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना पर मृत डॉक्टर के पिता ने कहा कि जांच चल रही है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हमें उम्मीद है कि हमें नतीजे मिलेंगे। विभागीय कॉलेज से किसी ने भी हमारा सहयोग नहीं किया। पूरा विभाग इसमें शामिल है। शमशान घाट पर 3 शव थे, लेकिन हमारी बेटी का शव पहले जला दिया गया। मुख्यमंत्री न्याय दिलाने की बात कर रही हैं, लेकिन फिर न्याय मांगने वाले आम लोगों को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। हम मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं हैं। हमने कोई भी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार शहर में 10 जून को सतनामी समुदाय के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में कल शनिवार को गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। बलौदाबाजार के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि यादव को दुर्ग जिले में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के मुख्यालय लाया गया। वहीं यादव ने भाजपा सरकार पर आगजनी मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फंसाने का आरोप लगाया है। बलौदाबाजार दंगा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बलौदाबाजार में हुई घटना को छिपाने और ध्यान भटकाने और पर्दा डालने के लिए सरकार जिस तरह से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है, ये गिरफ्तारियां निश्चित रूप से सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारियां बदले की भावना से की जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी इनका पुरजोर विरोध करती है। इस मामले में हम 21 अगस्त को जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देवेंद्र यादव पर 20 धाराएं लगाई गई हैं। घटना 10 जून की है। 68 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बदले की भावना से गिरफ्तारी की गई। समाज लगातार CBI जांच की मांग करता रहा, लेकिन पुलिस और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कलेक्ट्रेट में जो तोड़फोड़ और आगजनी हुई वह विष्णुदेव साय सरकार की नाकामी है, जिसे छुपाने के लिए ये गिरफ्तारी की गई है। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ सरकार बेहद स्वार्थी है और वो भाई बहन के रिश्ते को पैसे के चश्मे से देखती है। पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए सुप्रिया सुले ने दावा किया कि राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना सत्तारूढ़ महायुति के लिए लोकसभा चुनाव में झटका लगने के कारण शुरू की गई है। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने लेटरल एंट्री स्कीम के तहत संयुक्त सचिव और निदेशक के पदों के लिए वैकेंसी की घोषणा की है। बता दें कि इस वैकेंसी में सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति की जाएगी। वहीं अब इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि इस भर्ती में आरक्षण के अधिकार का हनन होगा। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर से आरक्षण पर वार किया है। मोदी सरकार ने केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी के करीब 45 पद भरने के लिए लेटरल एंट्री का विज्ञापन निकाला है। कांग्रेस के मुताबिक इसमें OBC, SC, ST और EWS का आरक्षण नहीं है।
ऐसा इसलिए है कि मोदी और बीजेपी सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि इन वर्गों को नौकरियों से दूर रखा जा सके। कांग्रेस ने आगे लिखा कि यह कदम संविधान पर हमला है। यूपीएससी की लेटरल एंट्री की घोषणा पर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है। अब इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। यह पार्टी पूरे देश में पिछड़ों, वंचितों और दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। संजय सिंह ने कहा कि इनको 240 सीटें ही मिली, अगर इनको 300 सीटें आ जाती तो ये जॉइंट सेशन बुलाकर संविधान ही बदल देते, ये आरक्षण खत्म कर देते। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी यूपीएससी की लेटरल एंट्री मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने की बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि चंद कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण है सेबी, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। लेटरल एंट्री की घोषणा को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। अखिलेश ने कहा कि ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू और चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दरअसल ये सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ये जान गई है कि संविधान को खत्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है, तो वो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। देश भर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस ना ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। सपा प्रमुख ने कहा कि सरकारी तंत्र पर कॉरपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रे को नोटिस भेजा है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने उन्हें इस मामले में गलत सूचना फैलाने के आरोप में ये नोटिस जारी किया। बताया जा रहा है कि टीएमसी सांसद पर आरोप है कि उन्होंने घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड को भेजे जाने को लेकर गलत सूचना का प्रचार किया था। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद रे ने कुछ दिन पहले दिए अपने एक बयान में कहा था कि स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर 3 दिन बाद डॉग स्क्वाड लेकर पहुंची थी। साथ ही बता दें कि कोलकाता पुलिस ने आज रविवार को ही आरजीकर अस्पताल के 2 डॉक्टर और बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को भी इस मामले में नोटिस जारी किया। विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के छात्रों ने आज रविवार को भी कोलकाता में जुलूस निकाला और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित रूप से बलात्कार और हत्या की शिकार हुई डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की। हाथ में पोस्टर और तख्तियां लिए डॉक्टरों ने 9 अगस्त को हुए अपराध के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए नारे लगाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी बारिश का सामना करते हुए डॉक्टरों ने कॉलेज स्ट्रीट से श्याम बाजार तक घुटनों तक पानी में चलकर प्रदर्शन किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना पर निर्भया की मां आशा देवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कुछ काम किया गया है। कानून जरूर बनाए गए लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। निर्भया के दोषियों को 2020 में फांसी दी गई,
लेकिन उससे पहले और उसके बाद भी इतनी सारी घटनाएं हुई, किसको न्याय मिला? घटनाएं रोज हो रही हैं। अगर आप दोषियों को सजा नहीं देंगे और उन्हें जेल में नहीं डालेंगे तो महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम नहीं होगा और जब तक बनाए गए कानूनों पर काम नहीं होगा, तब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज रविवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं यहां अपने निजी काम से आया हूं, मेरी बेटी यहां रहती है, उससे मिलने आया हूं। उन्होंने कहा कि अपने निजी काम से दिल्ली आना जाना लगा रहता है और हम अभी जहां पर हैं वहीं पर हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार 16 अगस्त 2024 को यह घोषणा की। जहां जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा तो वहीं हरियाणा में 1 चरण में और वोटों की गिनती 4 अक्टूबर 2024 को होगी। बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड भी आगामी विधानसभा चुनावों वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन इनके लिए अभी तारीखों की घोषणा नहीं की गई। वहीं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि जो नेता देश में एक देश एक चुनाव चाहते हैं, वो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा सकते? आप पूरे देश में एक देश एक चुनाव का प्रचार करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो खुद की सुविधा देखते हुए लोकसभा में 7 चरण डाल देते हैं, तो कभी हिमाचल और गुजरात का चुनाव अलग अलग कराते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव साथ होगा, लेकिन उसका चुनाव अलग से कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की दोहरी नीति दिखाता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री तास मोहिउद्दीन ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि मैं कुछ दिनों में फिर से कांग्रेस में शामिल होऊंगा। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मुझे बहुत सम्मान दिया, लेकिन शायद लोगों ने हमें इन चुनावों यानी लोकसभा चुनाव 2024 में स्वीकार नहीं किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह यानी गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस में लौट आएं, मुझे बहुत खुशी होगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।